नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुमन आज आपके साथ दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 का भाग 5 लेकर आई हूँ। इस भाग 5 में हम पिछले भागों की ही तरह कुछ तकनीकी शब्दों की व्याख्या करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम उन विशेष शब्दों के बारे में क्या कहता है। इसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें इन तकनीकी शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे, तब तक हम इनसे जुड़े अधिकारों की बात भी नहीं कर सकते। तो पहला शब्द है समावेशन। जहां पर भी आजकल विकलांगता की बात होती है, ये शब्द बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है कि दिव्यांग व्यक्तियों का समावेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो एक्चुअल में या वास्तविक रूप से समावेशन है क्या? समाज में एक व्यवस्था जिसमें विकलांग और सामान्य व्यक्ति एक साथ काम कर सके, एक साथ अपने जीवन को बिता सके और उस जीवन में जो भी खुशियां आती हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, उन सबको समान रूप से महसूस कर सके या फिर ये कहूं कि अपना पूर्ण विकास कर सके। ऐसी एक वातावरण का जो निर्माण है, वो समावेशन कहलाता है। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जो समावेशन की हम बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये वैसे तो सभी लोगों का अधिकार है। जितने भी लोग धरती पर रहते हैं, उन सभी को इस तरह की स्थितियां मिलनी चाहिए कि वो अपना काम कर सके, अपने कार्य का आनंद उठा सके, अपना पूरा विकास कर सके, है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं विकलांग अधिनियम की बात कर रही हूँ, तो मेरा जो मेन फोकस है वो विकलांग व्यक्तियों पर ही है ना। तो अब समाज में एक व्यवस्था है, कौन बनाएगा इस व्यवस्था को? और व्यवस्था की बात की है तो इसीलिए हम यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि विशेष रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ ऐसा करना है कि सभी लोग एक समाज में एक साथ अच्छे से रह पाए। वो सरकार भी करेगी और समाज के लोग मिलकर भी करेंगे। दोनों लोगों का समान प्रयास इसमें रहेगा, सरकार का भी और घर परिवार मित्रगण और शेष समाज जो भी लोग हैं, वो सभी मिलकर इस तरह का वातावरण बनाएंगे कि दिव्यांग व्यक्ति वहां पर रह सके, काम कर सके, बातें कर सके, अपने तथ्यों को बता सके, अपने अनुभवों को साझा कर सके। दूसरा शब्द है विकलांगता। अब विकलांगता के बारे में मैंने खुद बहुत बार सुना है, आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग आपको समझाने के लिए या फिर किसी को समझाने के लिए कहते हैं कि दुनिया में ना सब लोग विकलांग होते हैं, कोई कम विकलांग, कोई थोड़ा ज्यादा विकलांग, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। समझ रहे हैं आप कि किसी को ड्राइविंग करनी नहीं आती, कोई कहेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, कोई कहेगा मुझे कपड़े सीना नहीं आता। तो वो सब विकलांगताएं हैं। तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, सभी लोग विकलांग नहीं होते। अगर ऐसा होता तो आपको किसी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जरूरत ही क्या थी, है ना। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि सभी विकलांग होते हैं या इस तरह की जो बातें करते हैं, उनके साथ भी ये विचार जो है वो आप जरूर साझा कीजिए, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक इस तरह की कोई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या तंत्रिका तंत्र संबंधी कमी का होना जो उस व्यक्ति की समाज में समान, पूर्ण व प्रभावी भागीदारिता को रोकती है, वह स्थिति विकलांगता मानी जाती है। तो जहां तक मैं समझती हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि अगर मान लीजिए किसी के पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति विकलांग हो गया। भाई फ्रैक्चर है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में ठीक हो जाएगा, तो वो डिसेबल या विकलांग नहीं होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति का पैर सपोज कट गया है या फिर वो कुछ ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो जिंदगी भर उसको सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति विकलांग माना जाएगा। तो आपको पता चला कि चाहे शारीरिक कमी हो, चाहे दिमाग से संबंधित हो, बौद्धिक हो, आपकी सीखने की क्षमताओं से संबंधित हो, या तंत्रिका तंत्र, आपका जो नर्व सिस्टम होता है उससे रिलेटेड हो, अगर वो लंबे समय की बीमारियां हैं या कमियां हैं जो दैनिक जीवन में आपकी, मैं इन्वर्टेड कोमास में यूज कर रही हूं, समान, पूर्ण व प्रभावी भागीदारिता को रोकती हो। क्योंकि वैसे तो हम सब शामिल रहते ही हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन वहां पर हमारी प्रासंगिकता क्या है, महत्व कितना है, आपके
होने या न होने का क्या प्रभाव है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो विकलांगता क्या है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, लंबे समय तक यानी कि दीर्घकालीन, लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन चलने वाली ऐसी कमियां जो शरीर से संबंधित, दिमाग से संबंधित, बुद्धि से संबंधित या फिर तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो सकती हैं और जो आपकी भागीदारिता को रोकती हैं, वही विकलांगता है। इसके अलावा कोई और स्थिति विकलांगता नहीं होती। बेंचमार्क विकलांगता क्या है, आप देखेंगे जहां भी कोई प्रोविजन किया जाता है विकलांगों के लिए, तो वहां पर एक और शब्द का इस्तेमाल आजकल हो रहा है 2016 के बाद से, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। वो क्या है, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। कम से कम 40% की जो डिसेबिलिटी है, केवल उसी को हम बेंचमार्क विकलांगता में मानते हैं। ठीक, उसी को आप जो सक्षम अधिकारी है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको सरकार के द्वारा रोजगार में या शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाओं की प्राप्ति हो पाती है। ये बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति वह भी हैं जिनमें उन्हें वह व्यक्ति जिनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। मतलब एक तो होता है ना नॉर्मल डिसेबल, कि सपोज कोई लचक के चल रहा है, दैट इज अ डिसेबिलिटी, लेकिन उसमें आपको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होगी कि आपकी विकलांगता इतनी ज्यादा है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना काम नहीं कर पाते, है ना। कभी कभी हो सकता है कोई दैनिक जीवन के काम कर पाए, लेकिन आपके जो मेजर काम रहते हैं, जो बड़े काम रहते हैं, वो आप किसी दूसरे की सहायता के बिना नहीं कर पाते हैं, तो आप बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि ये वीडियो जो है वो केवल विकलांग लोगों के लिए नहीं है, बल्कि विकलांगता के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए है। तो सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि बेंचमार्क विकलांगता क्या होगी। कम से कम 40% तक की विकलांगता होगी जो कि अस्पतालों में जो है वो मापी जाती है। ये व्यक्ति वह है जिनको अपने कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की जरूरत पड़ती ही है और इन्हें ही सक्षम अधिकारी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन भी है, वो मैं आपके साथ अगली वीडियोस में शेयर करूंगी, वो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। तो 40% से कम जिनकी विकलांगता है उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र या हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता और वो उन सब सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। समझ रहे हैं आप, उनको कोई अदर सुविधा जो है वो नहीं मिलती है जिनकी विकलांगता 40% से कम होती है। अब यहाँ पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक और शब्द की भी चर्चा की गई है, वो है विशेष विकलांगता। तो इसमें क्या है कि वो सभी प्रकार की विकलांगता जिन्हें दिव्यांगता अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। यानी कि आपने देखा होगा 1995 में हम केवल 7 प्रकार की विकलांगताओं की बात कर रहे थे, वह विशेष विकलांगताओं में आता है। और अब 2016 में हम 21 प्रकार की विकलांगताओं की बात करते हैं जो विशेष विकलांगता की श्रेणी में आती है। यानी कि जो ये 21 प्रकार के लोग हैं, ये जो हैं इनको वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए कहता है, बताता है या दिखाता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी। आपकी दोस्त सुमन। बाय बाय।